हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बाय अध्ययन सागर बाय डीके में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लुसेंट्स का बिहार सामान्य ज्ञान कर रहे थे, तो इसके कुछ भाग जो है सो हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। और सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप पीडीएफ से रिलेटेड चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। अगर इजी ट्रिक्स चाहते हैं तो उसके लिए मेरा अन्य यूट्यूब चैनल है डीके जीएस रिसर्च ट्रिक्स। लिखेंगे डीके जीएस रिसर्च ट्रिक्स, डीके जीएस रिसर्च ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक बार विषय सूची देख लेते हैं। तो विषय सूची में बिहार का भूगोल हम लोग कर चुके हैं, भाग 5 तक हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है पिछला। आज हमारा भाग 6 कर रहे हैं। तो बिहार का भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक वजह के एक एक करके टॉपिक हम क्लियर करेंगे भाग बाई भाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग इससे आगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है बिहार के पशुपालन। बिहार के पशुपालन से पढ़ना है। तो चलिए किसी टॉपिक को एक बार उठा लेते हैं। एक बार चलिए देश के कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान से ही पढ़ लेते हैं। तो कृषि प्रधान राज्य बिहार में, कृषि प्रधान राज्य बिहार है। बिहार कैसा है? तो कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में धान, गेहूं, मक्का, चना, जूट और गन्ना का उत्पादन किया जाता है। इन फसलों के उत्पादन में बिहार ने देश भर में अपना विशेष स्थान बनाया है। फसलों के बारे में देख लेते हैं जो बिहार का कौन सा स्थान आता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में। तो धान या चावल के उत्पादन में देखा जाए तो बिहार का स्थान 5वां आता है। मक्का के उत्पादन में 3रा स्थान आता है। वही जूट यानी पटसन यानी पटुआ का देखे तो 2रा स्थान आता है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मसूर। मसूर के मामले में बिहार जो है सो 3रा स्थान पर आता है। लाल मिर्च के मामले में 2रा स्थान आता है। उसके बाद गेहूं के मामले 6ठा स्थान आता है बिहार का। चना में बिहार का 6ठा स्थान आता ही है। गन्ना के मामले में 9वां स्थान आता है बिहार का। प्याज के मामले 3रा स्थान। आलू ये 3रा स्थान। ये सब है सो बिहार देश में अपना स्थान बनाए रखा है। आगे है देश में फल फूल एवं सब्जी के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है लीची। लीची के मामले में बिहार जो है से फर्स्ट स्थान पर है, यानी कि पहला। सूर्यमुखी में 4था स्थान है। भिंडी में 2रा स्थान है। आम में 5वां स्थान है। फूलगोभी में 2रा स्थान है और बैंगन में 4था स्थान है। उसके बाद है फसल एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। तो कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ कौन से जिला में उपजाए जाते हैं, कौन कौन से अनाज। तो पहला है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है बिहार में वो बागमती के कछार में होता है। उसके बाद है मक्का का अधिकांश उत्पादन जो होता है गंगा के उत्तरी पर्वतीय भाग में होता है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन शाहाबाद क्षेत्र में होता है। और गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य जो जिला जो है सो गंडक एवं कोसी का मध्य मैदानी भाग पड़ता है। और सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है। और सर्वाधिक मसूर उत्पादन पटना में। और सरसों का सबसे प्रति हेक्टेयर के मामले में देखा जाए तो पूर्णिया है। आगे करते हैं इसे। उसके बाद है मुख्य फसलों के उत्पादन या उत्पादकता के आधार पर जिलों का वर्गीकरण, यानी कि बांटा गया है कौन से जिला कितना उपज जाता है और उत्पादन में है और उत्पादकता कौन। तो चावल उत्पादन में देखा जाए तो रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर विकसित जिला, जबकि अल्प विकसित में देखा जाए तो बेगूसराय, खगड़िया और शिवहर है। उसके बाद उत्पादकता में देखा जाए तो भोजपुर, रोहतास, अरवल जो है से विकसित जिला है उत्पादकता की दृष्टि से। और अल्प विकसित जिले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मधुबनी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जो है सो अल्प विकसित उत्पादकता की दृष्टि से। उसके बाद है गेहूं का उत्पादन में जो है सो अग्रणी राज्य जिला है वो है रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर। और अल्प विकसित में है, यानी ये सब विकसित हो गया, ये अल्प विकसित यानी कि विकसित नहीं है, ये सब है मुंगेर, किशनगंज और अरवल। उसके बाद है उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए तो गेहूं का
तो पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा विकसित है, जबकि अविकसित में है पश्चिम चंपारण, मधुबनी, किशनगंज। उसके बाद है मक्का उत्पादन। मक्का उत्पादन में देखा जाए विकसित जिला तो कटिहार, समस्तीपुर, खगड़िया, और अल्प विकसित देखा जाए औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास। उसके बाद उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए तो कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर जो है सो विकसित जिला है। वहीं लखीसराय और मुजफ्फरपुर और शेखपुरा को देखा जाए तो ये अल्प विकसित है। उसके बाद है दलहन उत्पादन। दलहन उत्पादन में विकसित जो जिला है वो है पटना, औरंगाबाद, नालंदा। अल्प विकसित के मामले में मुंगेर, शिवहर, गोपालगंज, ये सब जिला अल्प विकसित है। उसके बाद है उत्पादकता। उत्पादकता के मामले में सारण, वैशाली, पटना जो है सो अल्प विकसित जिला है उत्पादकता के दृष्टिकोण से, जबकि समस्तीपुर और सुपौल, पूर्णिया जो है अल्प विकसित है उत्पादकता की दृष्टि से। तो ये सब जो डाटा है ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का है। तो ये बुक न्यू एडिशन है, अभी तक नहीं आया है, तो ये न्यू एडिशन है। आगे है बिहार में पशुपालन। तो बिहार में पशुपालन से संबंधित पढ़ते हैं। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राज्य की प्रचलित और पारंपरिक कृषि व्यवस्था मूलतः पशुओं पर आधारित है। पशुओं का उपयोग कृषि कार्य में न केवल हल खींचने के लिए किया जाता है, बल्कि माल ढोने, सिंचाई करने, दौनी करने, खेती के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए गोबर खाद के रूप में भी आवश्यकता पड़ती है उपयोग किया जाता है। पौष्टिक भोजन के लिए दूध, मांस तथा ऊन प्राप्त करने के उद्देश्य से भी पशुधन का काफ़ी महत्व है। बिहार के प्रमुख पशुधन में गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, खच्चर, सूअर, गाधा, भेड़, बकरी और कुक्कुट जैसे मुर्गा, मुर्गी और बत्तख सम्मिलित हैं। उसके बाद है राज्य में प्रति 30 व्यक्तियों पर एक पशु मिलता है। राज्य में प्रति 30 व्यक्तियों पर एक पशु मिलता है, जबकि देश में प्रति 20 व्यक्तियों पर एक पशु की उपलब्धता का औसत है। राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया आदि जिलों में पशुधन का घनत्व बहुत अधिक है। आगे है राज्य के दुधारू पशुओं में गाय का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के दुधारू पशुओं में गाय का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। गाय प्रधानतः मैदानी बिहार में पाई जाती है। बिहार के पशुधन में छोटे कद के चौपाए जैसे बकरी, भेड़ एवं सूअर का भी विशेष महत्व है। बकरी एवं भेड़ से दूध, मांस एवं चमड़ा उपलब्ध होता है, यानी कि पूर्ति होता है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या 329.39 लाख है। वर्ष 2012 के पशुगणना के अनुसार बिहार राज्य में पशुधन की कुल जो संख्या है वो 329.39 लाख है, जिसमें 60.1% दुधारू यानी कि दूध देने वाला है, और इनमें गायों की संख्या जो है तो 122.32 लाख है। भैंसों की देखा जाए तो 75.67 लाख है। बकरियों की संख्या 121.54 लाख तथा मुर्गियों की जनसंख्या 127.48 लाख है। दूध का उत्पादन 2013-14 के मुकाबले देखा जाए तो 71.97 लाख टन से 6.33% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2017-18 में यही 92.41 लाख टन हो गया। अंडों का उत्पादन भी 2011-12 के मुकाबले देखा जाए तो 83.72 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में 121.85 करोड़ हो गया। आगे है भेड़। भेड़ का गणना के अनुसार देखा जाए तो भेड़ शुष्क जलवायु के पशु हैं जो चारे पर जीते यानी कि चरने पर जीता है, चराई करता है, और ये विशेष रूप से दक्षिणी पठार के समवर्ती जिलों रोहतास, गया, नालंदा आदि में पाए जाते हैं। देसी सुअर का पालन राज्य में हरिजनों, खासकर डोम जाति के लोगों एवं मुसहरों द्वारा किया जाता है। मुर्गी तथा बत्तख का पालन राज्य के सभी क्षेत्रों में प्रचलित है। ये मुख्यतः
पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया तथा पटना जिलों में पाई जाती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 में राज्य की जीडीपी में पशुधन का काफ़ी योगदान, यानी कि क्षेत्र का जो 5.30% और मत्स्य क्षेत्र का 1.53% योगदान था। पशुपालन के क्षेत्र में बिहार सरकार के कार्यक्रम, यानी कि पशुपालन के क्षेत्र में बिहार सरकार का क्या महत्व है, कार्यक्रम है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। राज्य में बिहार पशुधन विकास एजेंसी BLDA का गठन हुआ। बिहार राज्य में पशुधन विकास एजेंसी BLDA का गठन हुआ। 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण प्लांट तथा 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला दूध पाउडर प्लांट तथा 1500 लीटर प्रतिदिन क्षमता का टेट्रा पैक संयंत्र की स्थापना नालंदा में की गई। राज्य सरकार ने नस्ल सुधार, स्वास्थ्य एवं पोषण सुधारू जानवरों के लिए बीमा योजना तथा इस क्षेत्र के उत्पादनों का विपणन जैसी अनेक पहलकदमियां की है। बिहार सरकार ने सभी जिलों में कृत्रिम गर्भधारण केंद्रों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने पटना, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और बांका में कृत्रिम गर्भधारण हेतु तरल नाइट्रोजन के भंडारण के लिए भंडार स्थापित किए। उसके बाद है बिहार में मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। एक एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसी लाइन से क्वेश्चन उठाया जाता है। यह बुक जो है से BPSC लेवल तक आप समझ सकते हैं कि इतना हाई लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, तो लो लेवल एग्जाम का तो अब बात ही नहीं कर सकते हैं जो क्या है। तो हाई लेवल कि आप BPSC के लेवल की तैयारी करते हैं और इसका अगर आप अभ्यास प्रश्न लगाते होंगे, टेस्ट सीरीज लगाते होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि BPSC में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है से रिपीटेड रहता है। तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, टॉपिक पढ़ने के बाद अपना टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कीजिएगा, टेस्ट भी दीजिएगा। तो 40, 20, 38 ऐसी क्वेश्चन रहता है प्रैक्टिस सेट के तौर पर। तो आगे है बिहार में मत्स्य पालन। बिहार में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में मछलियां पकड़ी जाती है। बिहार में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में जो है मछलियां पकड़ी जाती है। इसके अलावा छोटी छोटी नदियों, तालाबों, तालों, पोखरों आदि में भी मत्स्य पालन होता है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.76% हिस्सा जो है जो 352.37 हजार हेक्टेयर में जल संसाधनों का और 3200 किलोमीटर लंबाई में नदियों का विस्तार है। साथ ही अनेक जलाशय, ताल, तलाया, तालाब, पोखर, मौन, चौड़ आदि भी है जो लगभग 1.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। राज्य के प्रमुख मछलियों में रोहू, कतला, भाखुर एवं मांगुर है। इनके अतिरिक्त यहाँ की बोआरी, टेंगरा, सड़ौठी, बंसपत्ता, झींगा मछली, बचवा, पर्च, लोच, पायस, सिल्वर, कार्ब, कबई, झींगी, गरई आदि मछलियां भी काफ़ी लोकप्रिय है। संप्रति राज्य में मत्स्य पालन को उद्योग के रूप में अपनाया जा रहा है। आगे है वर्ष 2017-18 में राज्य में मछली का उत्पादन 5.87 लाख टन हुआ था। 2017-18 के डाटा के अनुसार देखा जाए तो बिहार राज्य में का जो मछली का जो उत्पादन हुआ वो 5.87 लाख टन हुआ था। यह प्रति व्यक्ति मछली की खपत जो है सो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति मछली जो खपत करता है एक व्यक्ति वो है 0.08 से 0.13 किलोग्राम वार्षिक है जो एक व्यक्ति मछली इतना खपत करता है एक साल में। जो राष्ट्रीय औसत खपत 3.5 किलोग्राम वार्षिक से बहुत कम है। यानी कि यहाँ बिहार राज्य में एक व्यक्ति जो मछली खाता है एक साल में वो 0.08 से 0.13 किलोग्राम, जबकि राष्ट्रीय औसत खपत है कितना है जो एक व्यक्ति का खपत करना है एक साल में 3.5 किलो, लेकिन यह वार्षिक से बहुत कम है।
वैसे तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर बिहार में मछली के प्रमुख उत्पादन जिले हैं, किंतु वर्ष 2017-18 में मत्स्य उत्पादन में मधुबनी, दरभंगा और चंपारण अग्रणी राज्य रहा, यानी कि आगे रहा। मछली उत्पादन में दरभंगा, मधुबनी और चंपारण। वर्ष 2016-17 में 129.37 लाख रुपए की लागत से पटना के मीठापुर में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना तथा 99.68 लाख रुपए की लागत से फतुहा में सोनारू मत्स्य बीज फार्म की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। चलिए नेक्स्ट है बिहार में जीरा यानी मत्स्य बीज उत्पादन। वर्ष 2014-15 में राज्य में जीरा उत्पादन में 1600 लाख जीरा के साथ मधुबनी शीर्ष पर रहा, यानी कि आगे रहा। मत्स्य पालन के विकास में राज्य सरकार का क्या योगदान है, इसके बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। बिहार सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मत्स्य पालन को राज्य सरकार ने कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। फलतः यह क्षेत्र भी कृषि के लिए उपलब्ध जारी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। राज्य सरकार ने 3 मई 2006 को बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन कानून को सरकारी तालाबों व जलाशयों की पट्टेदारी लीजिंग की स्पष्ट नीति के साथ लागू किया। सरकारी जलकरों यानी कि वाटर बॉडी की बंदोबस्ती को बिहार वाटर बॉडीज मैनेजमेंट एक्ट 2006 के दायरे में लाया गया है। इस कानून के अनुसार जलकरों की पट्टेदारी की व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी वो 2 प्रकार की होती है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सहयोगी संस्थाओं के लिए 5 वर्ष की अल्प अवधि के लिए, और दूसरा है प्रतिशत या दक्ष व्यक्ति जो या मछुआरे अथवा मछुआरा स्वयं सहायता समूह के लिए 10 वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए। आगे है वर्ष 2011-12 के डाटा के अनुसार देखा जाए तो 2011-12 में मत्स्य पालकों के लिए नई बीमा योजना आरंभ यानी कि शुरू की गई थी। आधुनिक मत्स्याखेट तकनीकों के उन्नयन के लिए राज्य के मछुआरों को आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भेजा गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार राज्य में मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 7.7 किलोग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो 10.0 किलोग्राम है। राज्य में मत्स्य बीजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 121 सरकारी मत्स्य बीज फार्म के अलावा 10 निजी मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र हैचरी भी काम कर रहे हैं। उसके बाद है बिहार में मछुआरों का सहयोग संस्थाएं कौन कौन सी है। तो बिहार में 590 फिशरमैन को ऑपरेटिव्स मछुआरा सहयोगी संस्थाएं हैं। इनमें से केवल 243 को ऑपरेटिव्स फिलहाल क्रियाशील है यानी कि एक्टिव है, चल रहा है। समन्वयता 1.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले तालाब, जलाशय, कृत्रिम झील आदि के रूप में राज्य में मत्स्य पालन हेतु अपार जल संसाधन उपलब्ध है। राज्य में करीब 28,780 जलकर या तालाब तथा 43,000 तालाब एवं जलाशय है, जिनमें अधिकतर राज्य मत्स्य विभाग के अधीन है। इसके अलावा छोटे एवं मझौले आकार के 29 कृत्रिम झीलें हैं। उसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के बिहार में मछली उत्पादन को 30 से 35 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के अनुसार बिहार में मछली के उत्पादन में 30 से 35 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। आगे मत्स्य पालन हेतु राज्य में उपलब्धता एवं संसाधनों का विवरण दिया गया है उसके बारे में। तो जल संसाधन के प्रकार, तो तालाब है एक में जिसका क्षेत्र है 66,336। उसके बाद है चौड़ का जो है वह है 45,978 क्षेत्रफल हेक्टेयर में है। उसके बाद है मौन या गोखुर झील जिसका क्षेत्र है हेक्टेयर में 9,930।
उसके बाद आता है कृत्रिम झील, जिसका है 16,113 क्षेत्रफल हेक्टेयर के मामले में। राज्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, कोसी, सोन, बागमती, गंडक और पुनपुन, जो प्रग्रहण मत्स्यिकी की संभावना के स्रोत हैं। आगे है बिहार में जलप्रपात, बिहार में जल संसाधन। बिहार में जल से कैसी संसाधन है, जल के द्वारा, उसके बारे में पढ़ते हैं। जल का संसाधन के रूप में सर्वोपरि महत्व पेयजल, सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन में है। इसके अतिरिक्त उद्योग, मत्स्य पालन, यातायात, मनोरंजन एवं अन्य जीवों के संरक्षण के लिए जल संसाधन आवश्यक है। बिहार राज्य में जल संसाधन अनेक नदियों के प्रवाह प्रदेश में भूमिगत तथा धरातलीय जल के बीच घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है। गंगा के उत्तरी भाग में घाघरा, गंडक, बूढ़ी, गंगा के उत्तरी भाग में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला, कोसी और महानंदा नदियों के 8 प्रधान प्रवाह प्रदेश हैं। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किऊल, हरोहर, बडुआ और चंदन तथा चीर के समान 7 प्रधान प्रवाह प्रदेश के साथ ही गंगा में मिलने वाली अन्य छोटी नदियों के प्रवाह क्षेत्र दक्षिण के मैदान में स्थित है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। कृषि रोड मैप 3 2017-22 के डाटा के अनुसार कृषि रोड मैप 3 में स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर लगाने के जरिए भूजल का उपयोग जो है, भूजल के उपयोग पर नजर रखने का राज्य सरकार का प्रयास है। इसमें भूजल संसाधन के अतिदोहन में कभी आने की, यानी कि कभी अतिदोहन में कभी आने की आशा है। स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार है। यह जो है इसमें कृषि रोड मैप एक स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर है जो लगाए जाएंगे। आगे है राज्य की जल संसाधन क्षमता का मूल्यांकन। तो राज्य की जल संसाधन क्षमता का मूल्यांकन जो है, राज्य की जल संसाधन क्षमता का मूल्यांकन राज्य भूमिगत जल संगठन एवं भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया है। संपूर्ण राज्य के धरातलीय तथा भूमिगत जल संसाधन का वर्तमान वितरण जो है सो असमान है। आगे है राज्य में आपूर्ति। राज्य के जलोढ़ मैदान में कुल वर्षा का 20 से 22% जल भूमिगत जल भंडार की आपूर्ति का स्रोत है। केंद्रीय भूमिगत जल समिति के अनुसार दरभंगा जिले में 20 लीटर प्रति किलोमीटर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम औसत जलीय प्रवणता का अनुमान लगाया गया है। इस भाग के वार्षिक जलापूर्ति की मात्रा 886 करोड़ वर्ग मीटर निश्चित की गई है, जो भविष्य में विकास के लिए उपलब्ध है। सिवान जिले में 248 करोड़ वर्ग मीटर भूमिगत जल प्रति वर्ष उपयोग के लिए उपलब्ध है। 229 माध्यम से भारी नलकूपों तथा 1600 छिछले नलकूपों का निर्माण किया जा सकता है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में जहां सिंचाई की गहनता की उच्चतम सीमा प्रतिवर्ष शुद्ध कृषि भूमि के 140 प्रति वर्ष अर्थात 2.5 गुना से अधिक सिंचाई का विकास करना है, वहां भूमिगत जल का आधिकारिक उपयोग वांछनीय है। विभिन्न मौसमों में होने वाली वर्षा को तालाबों, आहार तथा पानी में संग्रह कर बिहार के कृषक उसका उपयोग कृषि फसलों की सिंचाई के रूप में करते हैं। यानी कि बिहार में विभिन्न मौसमों में जो वर्षा होती है उसको किसान जो है सो तालाबों, आहार तथा पानी में संग्रह, यानी कि जल को इकट्ठा करके एब्जॉर्ब करके उसका उपयोग कृषि फसलों की सिंचाई के रूप में करते रहे हैं। गंगा के मैदानी में भूमिगत जल सिंचाई की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। गंगा के मैदान में भूमिगत जो जल है वो सिंचाई के लिए आपूर्ति है। बिहार में जल प्रबंधन और सिंचाई।
तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आश्रित है। जलवायु परिवर्तन के कारण औसत वार्षिक वर्षपात लगभग 1000 मिमी होता है। बिहार के उन सभी भागों में जहां औसत सालाना वर्षा 1200 मिलीमीटर से कम है, सिंचाई की अधिक आवश्यकता रहती है। उत्तरी बिहार की पूरे वर्ष प्रवाहित होने वाली नदियों के क्षेत्र में सिंचाई के लिए आवश्यक जल हमेशा उपलब्ध रहता है, लेकिन बिहार के दक्षिणी मैदान को अगर देखा जाए तो अपेक्षाकृत कम होता है पूरब के मामले। साल के अधिकांश महीनों में लगभग सूखी रहने के कारण जो दक्षिणी मैदान है उन रहने वाली नदियों के कारण सिंचाई की अधिक जरूरत होती है। उसके बाद बिहार के प्राय 28 जिले बाढ़ पीड़ित है। बिहार में कुल 38 जिले में से जो है सो 28 जिला जो है बाढ़ से पीड़ित रहता है, परेशान रहता है। ये सभी जिले मुख्य तौर पर गंगा के उत्तरी मैदान में पड़ते हैं। शेष बिहार के 3-4 जिलों के कुछ हिस्से जो है तो साल 2 साल पर सूखे से पीड़ित हो जाते हैं और जैसे औरंगाबाद, गया, नवादा इत्यादि जो है सो सूखे पड़ जाते हैं। उसके बाद है बिहार में सिंचाई। तो बिहार में सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं कि बिहार में सिंचाई की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है सो अन्य सारे बुक कवर कराए जाते हैं जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेंगे अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तो टच करता है। और अगर पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का, तो वहाँ से जाके ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि सही समय पर सही टाइम पर आपको उपलब्ध वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिहार में सिंचाई की व्यवस्था कैसी है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत 2019 के अनुसार बिहार में 35.36 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता है, जिसमें से 28.73 लाख हेक्टेयर बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा तथा 6.63 लाख हेक्टेयर जो है वो लघु सिंचाई परियोजनाओं में जुटाई जाती है। बिहार में नहर, तालाब, नलकूप और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। बिहार में नहर से, तालाब से, नलकूप से और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। नलकूप यानी कि बोरिंग द्वारा, और कुआं मतलब इंडा जिसको बोलते हैं, उससे सिंचाई की जाती है। सिंचाइयों के साधनों में नहर और नलकूप यानी कि मशीन का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई के साधन में जो महत्वपूर्ण है वो है नहर और नलकूप यानी कि मशीन जिसको बोरिंग बोलते हैं। कुओं और तालाबों से अल्प क्षेत्र ही सिंचित किया जाता है। बिहार राज्य में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है। बिहार राज्य में नहरें जो है सो सिंचाई का सबसे प्रमुख या मुख्य साधन है। यहाँ के कुल सिंचित भूमि का लगभग 37% से अधिक भाग नहरों से सिंचाई किया जाता है। नलकूपों से लगभग जो है सो 30% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। नलकूपों से लगभग 30% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। कुओं, तालाबों और अन्य साधनों से संयुक्त रूप से 30%, अगर सब 37% सिर्फ नहरों से और 30% सिर्फ नलकूपों से यानी कि मशीन से, और जो अन्य है वो कुआं, तालाब और अन्य साधनों से जो है सो 30% सिंचाई की जाती है। प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है। बिहार में सिंचाई के साधन के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है। तो बिहार में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन जो है वो है नहरें, जो सदा प्रवाही नदियों के क्षेत्र में जहां जमीन की ढाल मंद है यानी कि धीमा है, विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। जिन क्षेत्रों में मौसमी नदियां प्रवाहित होती है यानी बहती होती है वहां बरसाती नहर का निर्माण कर सिंचाई की जाती है। सिंचाई का दूसरा साधन कुआं है जिसको बोलते हैं इंडा। वस्तुतः विद्युत शक्ति के प्रसार के साथ ही बिहार में सिंचाई के लिए साधन के रूप में कुएं का महत्व जो है अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया गया।
बढ़ गया है। तो एक बार ये डाटा को पढ़ लेते हैं जो क्या है। सिंचाई क्षमता सृजन 2017-18 के डाटा के अनुसार है। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 55,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की है, जिसके कारण यानी कि 55,000 जो है सो हेक्टेयर में जो 2017-18 के दो ईयर्स की डाटा को देखा जाए तो 55,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकसित की है, जिसके कारण 2017-18 में सृजित सिंचाई क्षमता 2016-17 के 70.48 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 71.03 लाख हेक्टेयर हो गई है। वर्ष 2017-18 में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग बृहत यानी कि बहुत सिंचाई के मामले में 80% और लघु सिंचाई के मामले में यानी कि छोटा सिंचाई के मामले यानी कि कम सिंचाई के मामले में 90% था। राज्य में सिंचाई अधिसंरचना। राज्य में सिंचाई अधिसंरचना से सुदृढ़ीकरण के लिए हाल ही के वर्षों में राज्य सरकार ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जैसे कि सप्तकोशी उच्च जलाशय को परियोजना का प्रस्ताव भारत की ओर नेपाल दोनों के लिए सिंचाई बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत और जल परिवहन का लाभ प्राप्त करने के लिहाज से किया गया है। इस परियोजना से भारत में 9.76 लाख है और नेपाल में 5.46 लाख हेक्टेयर है जमीन की सिंचाई होगी। भारत में 9.76 लाख हेक्टेयर और नेपाल का देखा जाए तो 5.46 लाख हेक्टेयर जो है तो जमीन की सिंचाई होगी इस योजना से। इससे सप्तकोशी के जरिए 3,000 से 5,000 मेगावाट और सुनकोशी डायवर्सन परियोजना के जरिए 61 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। उसके बाद है बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से? तो नहर पहला जो है सो सिंचाई के साधन में है नहर। भोजपुर में 73.8%, औरंगाबाद में देखा जाए तो 71.1% एवं चंपारण में 68.2% है। जो इतना टॉप में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नहर से सिंचाई 73, 71 एवं 68% करते हैं। उसके बाद आता है नलकूप यानी कि मशीन। नलकूप से समस्तीपुर में 97.6% सिंचाई की जाती है। उसी जगह देखा जाए तो सीतामढ़ी में 84.8% एवं बेगूसराय में 8.7% सिंचाई होता है नलकूपों के द्वारा। उसके बाद है कुआं जिसको इंडा भी बोलते हैं। दरभंगा में 48% खेती की जाती है, सिंचाई की जाती है कुआं से, जबकि मधुबनी में 37.1%, पश्चिम चंपारण में 23.5% और बेगूसराय में 19.4%। तालाब से देखा जाए तो मधुबनी जो है सो 24.6% सिंचाई करता है, वैशाली 21.4% और दरभंगा है 6.0%। आगे है बिहार में विद्युत चालित पंप का सर्वप्रथम उपयोग 1945-46 में डेहरी सासाराम क्षेत्र में किया गया था। बिहार में विद्युत चालित पंप का यानी कि विद्युत यानी करंट से चलने वाला पंप का जो सर्वप्रथम उपयोग किया गया था वो 1945-46 में डेहरी सासाराम क्षेत्र में किया गया था। पुनः 1946 में बिहार शरीफ तथा बिहटा के इलाके में विद्युत चालित पंपों से सिंचाई आरंभ की गई थी। तो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे ध्यानपूर्वक तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, भाग 1 भाग 2 करके बिहार भूगोल लिखा होगा, उसमें भाग 1 भाग 2 करके दिया गया है, तो देख लीजिएगा। तो बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िएगा इस चैनल से। तो चलिए आरंभ की गई। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब, पाइन, आहार तथा चौड़ भी उल्लेखनीय हैं। उसके बाद है नहरें। तो नहरें के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई अति महत्वपूर्ण साधन है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई जो है सो अतिपूर्ण महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ के उत्तरी भाग में धरातलीय स्वरूप मुलायम जलोढ़
मुलायम जलोढ़ चट्टानों की उपस्थिति, विस्तृत कृषि क्षेत्र यानी कि बहुत फैलाव क्षेत्र कृषि है, और नियतवाहिनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति के कारण सिंचाई हेतु नहरों के विकास में विशेष सहायता मिलती है। उसके बाद है नित्यवाही या सदावाही नहरें। वे नहरें जो वर्ष पर्यंत जल से परिपूर्ण रहती है। वे नहरें जो सालों भर यानी कि वर्षों भर जल से परिपूर्ण यानी कि भरी रहती है, नित्यवाहिनी या सदावाही नहरें कहलाती है। इन नहरों का उद्गम जो होता है यानी कि यह जो निकलती है यह नहर, तो सतत वाहिनी नदियों से अथवा बांधों पर निर्मित कृत्रिम जलाशयों से होता है। उत्तरी बिहार की अधिकांश नहरें इसी प्रकार की है। उसके बाद है अनित्यावाही नहरें। अनित्यावाही नहरें ये मौसम नहरें हैं, ये मौसमी नहरें हैं अनित्यावाही नहरें, जो सीधी नदियों से निकाली गई है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ के अतिरिक्त जल से ये नहरें प्रवाहित होती है। बिहार में अनित्यावाही नहरों की अपेक्षा नित्यवाही नहरें अधिक उपयोगी है। बिहार में अगर देखा जाए तो अनित्यावाही नहरों की अपेक्षा दोनों को कंपेयर किया जाए तो नित्यवाही नहरें जो है से अधिक उपयोगी है, क्योंकि जब सिंचाई की आवश्यकता महसूस होती है तो इनके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ऐसी नहरें परिवहन की दृष्टि से भी उपयोगी है, परिवहन मतलब आवागमन के लिए भी उपयोगी है। बिहार की कुल सिंचित भूमि का 73% दक्षिणी मैदान में तथा लगभग 24% जो है उत्तरी मैदान में नहरों में द्वारा सिंचित होता है। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नहरें। बिहार की कौन कौन से प्रमुख नहरें हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी सोन नहर जबकि सोन नदी पर है, पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद। उसके बाद है प्रमुख पश्चिमी सोन नहर जो सोन नदी है, सोन नदी है। लाभान्वित जिला है वो है भोजपुर, रोहतास, बक्सर। जबकि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से है, यह पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण इससे लाभान्वित यानी कि सिंचाई करता है, उसे लाभ पाता है। कमला नहर जबकि कमला नदी से है और यह दरभंगा मधुबनी के लिए लाभदायक है। पूर्वी कोसी नहर जबकि कोसी नदी से है और यह पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया में यह लाभान्वित जिले हैं, इस नदी से लाभ पाता है। उसके बाद है पश्चिमी कोसी नहर जबकि कोसी नदी से है, यह बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी राज्य जो है इसे जिला जो लाभान्वित होता है, इस नदी से सिंचाई करता है। तिरहुत नहर गंडक नदी से संपर्क में है और यह सारण, चंपारण से जिला है लाभान्वित इससे। उसके बाद है तिउर नहर जबकि गंडक नदी चंपारण जिला लाभान्वित है, इसे तिरहुत नहर ये गंडक से निकलती है। उसके बाद है सकरी नदी जबकि सकरी नदी से निकलती है और यह मुंगेर, लखीसराय, गया एवं पटना इसे लाभान्वित है। तो आगे है बदुआ जलाशय। बदुआ जलाशय इंद्रपुरी जलाशय योजना है, बदुआ जलाशय। तो इसकी स्थापना जो हुआ था सन 1965 में बदुआ नदी पर हुई। यह भागलपुर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बदुआ जलाशय की स्थापना कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। और यह किस जिला में पड़ता है? तो यह भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यह किस नदी पर है? तो बदुआ नदी पर है। उसके बाद है चंदन जलाशय। इसकी स्थापना 1972 में चंदन नदी पर हुई थी। इसकी स्थापना 1972 में चंदन नदी पर हुआ था और यह भी भागलपुर जिले में स्थित है। उसके बाद इंद्रपुरी जलाशय योजना चला, इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो क्या था। तो इसका निर्माण बिहार में सोन सिंचाई प्रणाली के पानी के समय से उपलब्धता और सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, इंद्रपुरी जलाशय योजना को। इसके साथ साथ 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की भी योजना रखी गई थी इंद्रपुरी जलाशय योजना से। उसके बाद है वाण सागर जलाशय योजना। यह योजना मध्य प्रदेश की सोन घाटी में उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ मिलकर निर्मित है।
इसमें व्यय व्यय का अनुपात 2:1:1 है। चलिए आगे है दुर्गावती जलाशय। तो दुर्गावती जलाशय के बारे में पढ़ते हैं। दुर्गावती जलाशय 20 अगस्त 1975 को योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। दुर्गावती जलाशय को 20 अगस्त 1975 को योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दिया था, मान्यता प्राप्त किया था, और जून 1976 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम ने 25.3 करोड़ की इस योजना की शिलान्यास किया था। 627 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र की इस योजना की बांध की ऊंचाई 46.3 मीटर व लंबाई है 1615.40 मीटर। नहरों की लंबाई 102 किलोमीटर है। इससे 33,467 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। वर्तमान में परियोजना की कुल लागत 1064.20 करोड़ रुपए है, यानी कि 20 करोड़ पर दशमलव के बाद एक एक करके अंक बोला जाता है। रोहतास और कैमूर जिले के लिए अति महत्वाकांक्षी दुर्गावती जलाशय परियोजना का उद्घाटन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 15 अक्टूबर 2014 को किए थे। जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। दुर्गावती नदी पर स्थापित इस परियोजना से दोनों झीलों को 386 गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा। इसकी जो जल भंडारण क्षमता है वो 287.7 करोड़ क्यूबिक मीटर यानी कि घन मीटर है। इसकी दाईं नहर रोहतास की ओर, जबकि लंबाई 22.60 किलोमीटर तथा बाईं नहर कैमूर की ओर, जिसकी लंबाई 34.08 किलोमीटर है। नेक्स्ट है तालाब। बिहार में सिंचाई के लिए तालाब का उपयोग लगभग सभी जिलों में किया जाता है। प्राचीन समय से ही गाढ़े नुमा प्राकृतिक धरातल तथा कृत्रिम तालाब या पोखर को खोदकर जल एकत्रित यानी कि इकट्ठा किया जाता है और बिहार में सिंचाई की जाती है। उत्तर बिहार के मैदान में तालाब द्वारा सिंचित जल जिलों में गोपालगंज जिला का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके बाद आता है कुआं, जिसको इंडा बोलते हैं। ये घरों में, ये गांव में आसपास मेरा गांव में रहते हैं, खुदाए जाते हैं। अब तो इसका यूजेज कम पड़ गया है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं वो बहुत खोदने के बाद मिलता है। बिहार प्राचीन समय से कुआं द्वारा सिंचाई करता रहा। बिहार प्राचीन समय से यानी कि बहुत शुरुआती दौर से जो बिहार है वो से कुआं द्वारा सिंचाई करता था। लोग कुआं का पानी भी यूज करते थे अपने जीवन में। यहाँ के मैदानी भाग की मुलायम मिट्टी वाली भूमि में कुआं की खुदाई आसानी से हो जाती थी। गंगा के मैदान में भूमिगत जल का स्तर भी पर्याप्त ऊंचा था। यहाँ कई स्थानों पर केवल 7 फीट लगभग की गहराई तक जमीन खोदने पर ही पानी का स्रोत निकल जाता था, लेकिन अभी 10 फीट खोदने के बाद कुछ नहीं होता है, पानी क्या निकलेगा। बिहार में कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार के कुओं से सिंचाई की जाती है। नलकूपों को छोड़कर कुआं से की जाने वाली सिंचाई में लट्ठा कुंडी या रहट का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण बिहार में कुआं से सर्वाधिक सिंचाई सारण, सीवान तथा गोपालगंज जिलों में की जाती है। संपूर्ण सर्वाधिक सिंचाई के मामले में देखा जाए तो सारण, सीवान, गोपालगंज जिलों की जाती है सिंचाई संपूर्ण बिहार में कुआं से। हालांकि बिहार के अन्य जिलों में भी कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है, लेकिन ये 3 जिले हैं सारण, सीवान तथा गोपालगंज जो संपूर्ण सर्वाधिक सिंचाई करते हैं कुआं से। नेक्स्ट है नलकूप। बिहार में नलकूप 15 से 100 मीटर तक या इससे भी अधिक गहरे होते हैं। बिहार में नलकूप 15 से 100 मीटर तक या इससे भी अधिक गहरे होते हैं। नलकूप आधुनिक युग का कुआं है। नलकूप जो है सो आधुनिक यानी कि मॉडर्न युग का कुआं है, जिसमें भूमि के अंदर काफी गहराई से जल की अस्थायी संतृप्त सीमा तक खोखला पाइप, लोहे या प्लास्टिक डालकर डीजल या विद्युत जलित
चालित इंजन से की सहायता से जल निकाला जाता है, इसलिए इन्हें बिजली की कुआं यानी कि बोरिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। बिहार में पिछले 2 दशकों में चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, सारण और वैशाली में नलकूपों का काफी विस्तार किया गया है। बिहार में भूमिगत जल को शक्ति विद्युत चालित नलकूपों द्वारा खींचकर सिंचाई के लिए उपयोग में लाने का प्रथम प्रयास जो है 1954 से 45 के आसपास डेहरी सासाराम में किया गया था। बिहार में उन्हें विद्युत के प्रसार के साथ ही नलकूपों की सिंचाई का महत्व तथा उपयोग का प्रचलन जो है सो बढ़ता गया। वस्तुतः सिंचाई के साधनों में बिहार में राजकीय नहरों के बाद नलकूपों का ही स्थान है। दक्षिण बिहार में नालंदा, रोहतास, कैमूर, पटना, गया, मुंगेर तथा भोजपुर जिलों में नलकूपों द्वारा प्रमुख रूप से सिंचाई की जाती है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का 89% नलकूपों द्वारा संचित होता है। उसके बाद है उत्तर बिहार में सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम तथा पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय तथा सहरसा जिलों में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। अन्य साधन कौन कौन से है, तो अन्य साधन से सिंचाई कैसे होता है और क्या है अन्य साधन, उसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में सिंचाई के एक अन्य साधन पइन, आहार तथा चौड़ है। पइन जिसको पाइन भी कहते हैं, ये नदियों, नालों या नहरों से सिंचाई के लिए मिट्टी खोदकर बनाई गई एक कृत्रिम नाला, जिसको नाला प्रणाली, उसको पइन या पाइन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पोखरी है या नदी बह रहा है, तो वहाँ से खड्डा यानी कि गड्ढा खून के पतला रास्ता जो खेत तक ले जाते हैं उसको पइन या पाइन कहते हैं। नहरों की सिंचाई के लिए मिट्टी खोदकर बनाई गई, नहरों से सिंचाई के लिए मिट्टी खोदकर बनाई गई एक कृत्रिम नाला को प्रणाली वहीं पइन या पाइन कहती है। अन्य साधन में भी आ जाते हैं। उसके बाद है गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर जिलों में पॉइंट निर्माण कर सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। थोड़ी मात्रा में शाहाबाद, कैमूर, बक्सर, भागलपुर और दरभंगा के क्षेत्रों में भी पॉइंट द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इनमें कोसी परियोजना एवं विद्युत गृह सोन बैराज योजना और गंडक परियोजना शामिल है। इन तीनों परियोजनाओं को कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CADP कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में, इसका फुल फॉर्म होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1974 में लाया गया था। ये तीनों परियोजनाएं राज्य सरकार की है। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और यह कब लाया गया था, तो 1974 में लाया गया था। उसके बाद है कोसी परियोजना एवं विद्युत गृह। कोसी परियोजना एवं विद्युत गृह। कोसी परियोजना उत्तरी बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जो 86 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। इस परियोजना के निर्माण से पूर्व इस प्रदेश की लगभग 3200 हेक्टेयर कृषि भूमि कोसी नदी की अनिश्चित प्रवाह पथ तथा भयंकर बाढ़ों से प्रभावित थी पहले, जो उसके बाद यह कोसी परियोजना एवं विद्युत गृह बनाया गया था। कितना लागत से, तो वह 32 हेक्टेयर जमीन का यूज करके 86 करोड़ रुपए की लागत से यह पूरा हुआ था कोसी परियोजना एवं विद्युत गृह। उसके बाद है कोसी परियोजना की जो स्थापना हुआ वो 1953 में की गई थी। इस परियोजना के लिए नेपाल और भारत के बीच अप्रैल 1954 में आपसी सहमति हुआ था। कोसी परियोजना एवं विद्युत गृह के लिए 1954 में आपसी सहमति। 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार हुई। 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार हो गया और 1966 में इससे कुछ संशोधन किया गया। इसमें कुछ संशोधन यानी सुधार किया गया और इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर अवरोधक बांध, पुश्ते बांध बनाए गए। कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर बनाई गई थी।
इस योजना से 3.14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव है। इस परियोजना के अंतर्गत कटाया वीरपुर के पास नामक स्थान पर एक जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। उसके बाद हनुमान नगर अवरोधक बांध कोसी बराज पर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग सेट लगाते होंगे किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट, तो देखते हैं इस टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है हनुमान नगर अवरोधक बांध कोसी बराज पर है। नेपाल में हिमालय की तराई में चतरा गार्द से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण कोसी नदी पर 1149 मीटर लंबा तथा 72 मीटर ऊंचा अवरोधक बांध भीमनगर के समीप बनाया गया है, जो हनुमान नगर कोसी बराज के नाम से प्रसिद्ध है। इसके समीप यानी कि इससे नज़दीक से दाईं ओर भारदा तक 2458 मीटर एवं बाईं ओर भीमनगर तक 1895 मीटर 2 लंबे तटबंधों का निर्माण किया गया है। आगे हनुमान नगर अवरोधक बांध। हनुमान नगर अवरोधक बांध के दोनों किनारों पर जल निस्सरण हेतु ऐसे यंत्र की व्यवस्था है जिसमें दाएं किनारे पर जल का अधिकतम प्रवाह 11.9 हजार किलोमीटर तथा बाएं किनारे पर 28.9 हजार किलोमीटर प्रति मिनट होता है। उसके बाद है बाढ़ तटबंध। तो बाढ़ तटबंध के बारे में पढ़ते हैं। हनुमान नगर अवरोधक बांध से दोनों ओर बिहार के मैदानी क्षेत्र में नदी के समानांतर मिट्टी का तटबंध कोसी के निरंतर परिवर्तित मार्ग को स्थिर रखने के लिए निर्मित किया गया है। दाएं किनारे पर भारदा से घुंगेपुर तक तटबंध की लंबाई लगभग 124 किलोमीटर है। निर्मली को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए एक वृत्ताकार बांध भी निर्मित किया गया है, बनाया गया है तथा इस अवरोधक बांध से उत्तर की ओर 13 किलोमीटर लंबी और एक नियंत्रणात्मक बांध का निर्माण भारदा से भेकुंडी तक किया गया है। बाएं किनारे पर भीमनगर से कोपरिया तक तटबंध की लंबाई 146 किलोमीटर है, जबकि साथ ही भीमनगर से बांध जोड़ा तक 32 किलोमीटर लंबा एक अविवाह बांध बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप अवरोधक बांध के पार्श्व में 41 किलोमीटर का एक जलमग्न क्षेत्र निर्मित हो गया है। उसके बाद इन बांधों के अतिरिक्त महादेव, मरु, डलवा तथा निर्मली तटबंध बनाए गए हैं, जो नदी तट के क्षय एवं अपरदन के अतिरिक्त लगभग 2.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। परंतु दोनों मुख्य तटबंधों के मध्य में स्थित लगभग 300 गांवों की लगभग 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहती है। उसके बाद है नहर व्यवस्था। तो नहर व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। कोसी नदी के पूर्व तथा पश्चिमी किनारे पर नहरों का निर्माण कर बिहार के सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी तथा खगड़िया की एक नेपाल के सप्तजरी जिले की लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। कोसी परियोजना की नहरों को 3 प्रधान वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्वी कोसी नहर क्रम, जबकि दूसरा है पश्चिमी कोसी नहर क्रम और तीसरा है राजपुर नहर क्रम। तो पहले है पूर्वी कोसी नहर क्रम, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हनुमान नगर अवरोधक बांध को बाईं किनारे से निकाली जाने वाली पूर्वी कोसी नहर क्रम के नाम से जानी जाती। हनुमान नगर अवरोधक बांध को बाएं किनारे से निकाले जाने वाले पूर्वी कोसी नहर क्रम के नाम से जानी जाती है, जो पूर्णिया, अररिया, सुपौल तथा सहरसा जिले की 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रतिवर्ष सिंचित करता है। प्रमुख पूर्वी कोसी नहर की कुल लंबाई यद्यपि 43.5 किलोमीटर की है।
पर अपनी शाखाओं जैसे मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया तथा अन्य दूसरी जल वितरक प्रशाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई 3338 किलोमीटर हो जाती है। पूर्वी कोसी नहर क्रम के अंतर्गत फुलकाहात वितरक शाखा शामिल है, जो मुख्य पूर्वी नहर तथा बिहार नेपाल सीमा के बीच फैली लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। उसके बाद है पश्चिमी कोसी नहर। पश्चिमी कोसी नहर क्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार के दरभंगा एवं बेगूसराय जिले की लगभग 3,10,000 हेक्टेयर तथा नेपाल के सप्तरी जिले की 28,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। इस काम के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहरों की विकास किया गया है। इस क्रम की मुख्य शाखा हनुमान नगर अवरोधक बांध की दाईं ओर से निकाली गई है। इन नहरों के अतिरिक्त नेपाल के बाघजोड़ा के समीप चतरा नामक नहर निकालकर बेगूसराय जिले की 85,890 हेक्टेयर भूमि तथा दाहिने किनारे पर पश्चिमी कोसी नहर द्वारा सप्तरी जिले के 28,300 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। उसके बाद है राजपुर नहर क्रम। राजपुर नहर क्रम के बारे में पढ़ते हैं। हनुमान नगर के बाएं किनारे से निकाली जाने वाली इस नहर क्रम का विस्तार जो है सो पूर्वी कोसी नहर क्रम और पूर्वी बाढ़ तटबंध के मध्यवर्ती क्षेत्र में विस्तृत है, यानी फैला हुआ। राजपुर नहर व्यवस्था के अंतर्गत एक शाखा नहर राजपुर तथा 4 उपशाखा नहर मधेपुरा, गम्हरिया, सहरसा तथा सुपौल सहित इसकी कुल लंबाई जो है सो 366 किलोमीटर है। इस नहर व्यवस्था से तटबंध निर्माण के फलस्वरूप सहरसा बेगूसराय जिले की बाढ़ से मुक्त लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण की सुविधाओं के अतिरिक्त बांध के समीप कटाया नामक स्थान पर 20,000 किलोवाट क्षमता वाले जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। इस विद्युत गृह में 5-5 हजार किलोवाट बिजली उत्पादन करने वाली 4 इकाइयां हैं। आगे है सोन परियोजना। सोन परियोजना है आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोन परियोजना से। तो ये वीडियो ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोन परियोजना के से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।